हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 मई और आज के इस वीडियो में हम 28 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और पिछले 2 दिनों से ये एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अभी फिर से वैसे ही काम करने लगा है, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहराया है? तो हाल ही में जो अफ्रीकी देश है जिसका नाम है माली, यहाँ दोबारा से नहीं कह सकते क्योंकि कई बार यहाँ राजनीतिक संकट देखने को मिला है, तो ऐसी घटना ये फिर से देखने को मिल गई है। आप लोगों को म्यांमार वाली घटना तो याद होगी ही। म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ था, म्यांमार की जो नेता थी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और वहाँ सेना ने अपना शासन ले आया था। तो ये तो मैटर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कवर करा रखा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं माली की। तो माली में क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? मोक्टर आउने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि माली में जो सैन्य अधिकारी हैं इनके द्वारा अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, इन तीनों को ही यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि गिरफ्तार आप नहीं कह सकते हैं कि इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब इसे आप समझिएगा। 14 मई को हुआ क्या कि यहाँ की जो अंतरिम सरकार थी इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद 19 मई को यहाँ सरकार आई थी मोक्टर आउने की। मोक्टर आउने जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब इस नई सरकार में मतलब सरकार तो बनी, और जब यहाँ की नई कैबिनेट बनी तो इस नई कैबिनेट में सेना के 2 सदस्यों ने अपने पद को गंवा दिया। तो ये बात यहाँ की सेना से बर्दाश्त नहीं हुई और इसने क्या किया है कि यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री, इन तीनों को ही हिरासत में लेकर के यहाँ की जो कैपिटल है माली की कैपिटल बामाको, इसके बाहर सैन्य मुख्यालय काटी में इन तीनों को रखा गया है। वैसे सेना के द्वारा ये स्पष्ट तो किया नहीं गया है कि वह चाहती क्या है, और इसके जो प्रवक्ता हैं इनका ये कहना है कि हमारे देश को सही नेतृत्व तो नहीं मिल पा रहा था और यहाँ अव्यवस्था थी, जिसके कारण ये फैसला किया गया है और जल्द ही देश में नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। और माली में ये जो सारी घटना हुई है इसे लेकर के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा नाराज़गी भी जारी की गई है। जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य हैं? 27 है। पहले थे 28, ब्रिटेन के निकलने के बाद ये हो गए हैं 27। तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा इसे तो अपहरण तक करार दे दिया गया है। तो बाकी देशों के नेताओं के द्वारा नाराज़गी जताई गई है माली में हुई ये सारी घटनाओं के ऊपर। माली की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है बामाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के उड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी हाल ही में दी गई है मालदीव में। मतलब कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने मालदीव का एक शहर है जिसका नाम है उड्डू शहर, यहाँ भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। मालदीव जो कि हमेशा से ही भारत का मित्र राष्ट्र रहा है, दोनों ही देश एक दूसरे की विपत्ति में सहायक रहे हैं। अभी कोरोना काल में भी भारत के द्वारा मालदीव को $25 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके अलावा काफ़ी सारी मेडिकल हेल्प ये भी की गई है मालदीव को भारत के द्वारा। तो दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत बने, वस्तु और सेवाओं की पूर्ति हो सके, निर्यात को बढ़ावा मिले, इसलिए ये जो नया वाणिज्य दूतावास है ये भारत के द्वारा खोला जाएगा मालदीव में उड्डू शहर में। यदि हम बात करें मालदीव की तो ये है इंडिया की लोकेशन और ये है मालदीव। इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। ध्यान दीजिए, रुपया है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और मालदीव और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? ई-कुवरिन, जो कि लास्ट ईयर ही आयोजित की गई थी महाराष्ट्र के पुणे में। अगला है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो यूके के द्वारा ये जो फ्री ट्रेड वार्ता है ये अपने ही देश भारत के साथ शुरू की गई है। अब ये है क्या? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे आप मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है RCEP। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ये मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है? तो इसे आप लोगों ने 10+6 ऐसे करके याद रखा था। 10 तो यही हो गई आसियान कंट्रीज। इसके अलावा इसमें भारत को लेकर के पहले 6 शामिल थे, क्योंकि भारत इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा था, लेकिन फाइनली भारत ने अब ये क्लियर कर दिया है कि हम RCEP में शामिल नहीं होंगे।
तो अब इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? आसियान के अलावा 5 अन्य हैं। 5 में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि भारत अब इसका सदस्य नहीं है। साथ ही कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी RCEP समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला देश है, ये कौन बना था? सिंगापुर। अच्छा, ये RCEP जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था, ये था क्या? तो आप इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारत में जो एक समान होता है, मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में जाना है या उत्तर प्रदेश में जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में कोई दिक्कत तो होती ही नहीं है। तो सेम यही इस समझौते में भी यही कहा गया था कि जो देश इसके मेंबर हैं, इन्हें यदि व्यापार करना है तो इसके लिए भी किसी भी तरह की असुविधा होगी नहीं। मतलब कि इन्हें बिल्कुल वैसा वाली फीलिंग होगी कि ये एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी कंट्रीज़ इसकी सदस्य होती, उनके लिए जो टैक्स है ये एकदम कम कर दिया जाता, यानी कि इतना कम कि 90% तक ये टैक्स कम कर दिया जाता। और ये जो RCEP समझौता है, इसमें जो कंट्रीज शामिल हैं, कुल 15 कंट्रीज शामिल हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 15 कंट्रीज़ हैं, इन 15 कंट्रीज़ में पूरी दुनिया की 30% GDP ये तो यही रखे हुए हैं। अच्छा, भारत ने इस RCEP समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना क्यों किया था? तो देखिए, भारत का भी एक रीज़न है। तो बात यह है कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, भारत ने अभी तक जिन जिन देशों के साथ ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है, उन देशों के साथ भारत को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान ही हुआ है। इसलिए भारत इस पर ज़्यादा विचार नहीं करता है। लेकिन UK क्या चाहता है कि भारत हमारे साथ मुक्त व्यापार समझौता करे, और इसके लिए ये भारत को काफ़ी समय से मना भी रहा था, और इसी के लिए इसने अपनी ये जो वार्ता है ये फिर से शुरू कर दी है भारत के साथ। तो यदि हम बात करें UK की, इसकी कैपिटल है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, और ये जल्द ही अपनी नई डिजिटल करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन, ये लाने जा रहे हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं बोरिस जॉनसन। कोलिनेट माकोसो ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये भी हाल ही में कांगो गणराज्य के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और वर्ल्ड मैप में ये कांगो गणराज्य है कहाँ? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। बीते कुछ दिनों में हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ ज़्यादा ही डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इथियोपिया और इरिट्रिया के बारे में डिस्कस किया था, अभी हमने माली के बारे में डिस्कस किया है, और अब हम जान लेते हैं कांगो गणराज्य के बारे में, जिसके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कोलिनेट माकोसो। तो देखिए, हाल ही में कांगो गणराज्य में ज्वालामुखी फटने की घटना सामने आई थी, माउंट न्यारीगोंगो, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ तबाही का माहौल है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से पलायन करने लगे हैं। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो कांगो गणराज्य है, इसने स्वयं को इबोला के 13वें प्रकोप से मुक्त घोषित कर दिया है। अब ये 13वां प्रकोप है क्या? तो देखिए, जैसे कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई, जो कि पहली लहर से ज़्यादा घातक थी, सेम वैसे ही ये जो कंट्री है ये इबोला वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान था। और यहाँ जो रिकवरी रेट थी इबोला वायरस का इस हद तक प्रकोप था कि मान लीजिए 100 लोगों को हुआ है तो इसमें से 50% व्यक्ति ये तो बचते ही नहीं थे। काफ़ी समय से ये इससे जूझ रहा था। तो हाल ही में इसका ये जो 13वां प्रकोप था, इससे पूरी तरह से ये स्वयं को मुक्त घोषित कर चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इसके द्वारा राज्य में ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ये भारत में सबसे ज़्यादा पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए साथ ही वृक्षारोपण करने की भी शुरुआत की है, और इस योजना को नाम दिया गया है अंकुर योजना, ताकि राज्य में हरियाली बढ़ सके और ये जो असंतुलन फैला है इसे रोका जा सके। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल, जहां भारत का पहला कचड़ा क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क ये तो मध्य प्रदेश में है, आप सभी जानते ही हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या ये भी मध्य प्रदेश में है, जिसके कारण इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ अफ्रीका से ये जो चीता लाया जाएगा, इसे कहाँ बसाया जाएगा? मध्य प्रदेश के श्योपुर में जो कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ इसे शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही जो भीमबेटका है, ये भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल किया गया था। ये चर्चे में क्यों आया? तो इसी भीमबेटका से हाल ही में दुनिया का सबसे प्राचीनतम पशु का जीवाश्म मिला है, जिसे क्या नाम दिया गया है?
इसे नाम दिया गया है डिकिंसोनिया। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है? इसकी घोषणा भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो राज्य सरकार है ये गरीब परिवारों को 500 रुपये मासिक भत्ता देगी, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार हैं, मतलब कि जो ST/SC की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें 1000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट। तो यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, इसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है ममता बनर्जी, और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। और भारत का जो पहला टायर पार्क है ये इसी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाना है। हाल ही में चर्चे में रहा जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन है ये पश्चिम बंगाल से ही रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा ये सभी स्थित हैं पश्चिम बंगाल में ही। हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर, जो कि भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। साथ ही ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हीं के नाम पर जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है इसका नाम रखा जाएगा। साथ ही इन्हीं के नाम पर राज्य के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत की गई है। अब देखिए, हाल ही में जो बदले गए नाम हैं इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और इसी हुबली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसी का नाम बदल करके हाल ही में किया गया है श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। सरदार पटेल स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। इसका नाम मोदी स्टेडियम करने की घोषणा की गई है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये स्थित है दिल्ली में। इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कुछ समय पहले ही किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग टनल है इसका नाम बदल करके पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया गया है। और जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। हाल ही में देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आश्रिता, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत की पहली महिला की। तो कुछ समय पहले ही जो आयशा अजीज़ हैं ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से, और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। इनकी उम्र है 25 साल। भावना श्रीकंठ, इस साल के रिपब्लिक डे में इनका नाम काफ़ी चर्चे में आया था। तो रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। हीना जायसवाल जो कि भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। अगला है, रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। और यदि हम बात करें इस अवार्ड की, तो ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड है ये डॉक्टर शिंडलर के नाम पर दिया जाता है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है, और यही दिया गया है भारत के डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। यदि हम बात करें साजी एनम की, तो इन्हें हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। केरल की हेल्थ मिनिस्टर के सैलजा को यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया, और विद्युत मोहन, इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया। हाल ही में किस शिक्षण संस्थान के द्वारा एक अनोखा डिटेक्टर जिसका नाम है फेक बस्टर ये डेवलप किया गया है? तो ये भी हाल ही में IIT रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया का जो मोनास विश्वविद्यालय है इनके शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम है फेक बस्टर। अब ये है क्या? तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की जो रियल इमेज होती है इसे किसी दूसरे व्यक्ति की इमेज से रिप्लेस कर दिया जाता है। इमेज में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, और जो वीडियो होता है इसमें भी क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का मतलब कि फर्जी इमेज लगा करके वो वीडियो चला दिया जाता है, और इस तरह उसे एडिट किया जाता है कि वह एकदम रियल लगता है। और ख़ासकर इसका जो इस्तेमाल है ये किसी को बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा जो भी करेगा उसे डिटेक्ट किया जा सकेगा। इसी के लिए ये जो फेक बस्टर है ये IIT रोपड़ के द्वारा विकसित कर लिया गया है। यदि हम बात करें IIT मुंबई की, तो हाल ही में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी इसमें भारत की तरफ से ये पहले स्थान पर रहा है। IIT दिल्ली, तो हाल ही में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा एक ऐसा डिवाइस विकसित किया गया है जो कि 1 घंटे के भीतर ही डेंगू का पता लगा सकेगा, मतलब कि डेंगू की जांच कर सकेगा। यदि हम बात करें IIT मद्रास की, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ये इसी IIT मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया था।
कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर बिहार था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। और वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।